8 बज गए हैं। गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। स्टार्ट करते हैं क्लास आज की फर्स्ट गुड क्लास। मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी। ये तीन अलग अलग वर्ड्स हैं। दीज आर थ्री डिस्टिंक्ट वर्ड्स, बट अभी इन वर्ड्स की डेफिनेशन या व्हाट इज इलेक्ट्रो होम्योपैथी इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी इज अ वे ऑफ ट्रीटमेंट, कंप्लीट वे ऑफ ट्रीटमेंट। लेकिन पहले कुछ हिस्ट्री को थोड़ा सा हम देखते हैं। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जो फाउंडर थे इस पर्टिकुलर पैथी के, ही इज डॉक्टर काउंट सीजर मैटी is the founder of electro-homeopathy. He founded the system of treatment in 1965, 1865 में इन्होंने, सॉरी 1865 में इन्होंने इसको फाउंड किया या स्टैब्लिश किया या रीस्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ही बोर्न इन 11th जनवरी 1809। ये जो हमारी पैथी के जनक हैं, फाउंडर हैं ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी, उनका बर्थ डेट है। इसी दिन हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी डे को भी सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल इलेक्ट्रो होम्योपैथी डे 11 जनवरी 1809। इटली के बोलगैना सिटी में, थोड़ा बहुत क्योंकि हमें पता होना चाहिए, बोलोगैना सिटी में, इटली में इनका बोर्न हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और 4 सितंबर 1896 को ये एक्सपायर्ड हो गए थे। लेकिन उससे पहले ही इन्होंने हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रिंसिपल और 38, कुछ लोग 37 बोलते हैं, ओरिजिनल रेमेडीज को ये वर्ल्ड को बता गए थे एज ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन नोन एज इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेड इन दिस पर्टिकुलर ईयर। इससे पहले एक छोटा सा प्रिंसिपल को लोग जानते हैं या समझते हैं कि पैरासेल्सिस या थियोफ्रेस्टस, जो एक स्विस फिजिशियन थे, साइंटिस्ट थे, एल्केमिस्ट थे, उनकी थ्योरी पे बेस्ड इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मैटिजी ने बनाया। ऐसा बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारी वीडियो में आप पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअली ये पूरा सच नहीं है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट ट्रूथ।
वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम ये जो हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इसको अभी देख लेते हैं। डॉक्टर काउंट मैटी ने जो प्रिंसिपल इलेक्ट्रो होम्योपैथी का दिया, वो दिया कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस एंड क्यूरेंचर या क्यूरेंचर। एक्चुअली ये थोड़ा सा डाउटफुल भी है, ये प्रिंसिपल डाउटफुल थोड़ा लगता है। हो सकता है इसको मैटी जी के फॉलोवर्स ने बाद में ऐड किया हो लिटरेचर में, लेकिन हम, क्योंकि द वे ऑफ ट्रीटमेंट इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी इज समथिंग लाइक दैट, तो हम मान मान सकते हैं या मान के चलते हैं कि हाँ, ये प्रिंसिपल बेस्ट बेस्ट सुटेबल या सुटेबल लगता है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स से एक जैसे दो वर्ड को यूज किया गया है दो बार, इसका मतलब उस तरीके से हम लेके चल सकते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग में जो डिसऑर्डर्स हैं, जो डिजीज हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स में मीन्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल थिंग्स। इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं वो भी इफेक्ट डालते हैं। एक पर्टिकुलर पर्सन क्या कंज्यूम कर रहा है वो भी फैक्टर होता है। इंटरनल बॉडी स्टेट क्या है वो भी फैक्टर होता है। ऑर्गन की स्टेट्स क्या है। तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है किसी भी डिजीज का। और जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज हैं वो भी कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स मीन्स मिक्सचर ऑफ मल्टीपल हर्बल प्लांट्स, मल्टीपल मेडिसिनल प्लांट्स, और उस वे पे डिजीज को क्योर किया जाता है या क्योर कर सकते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स डिजीज को कॉम्प्लेक्स वे ऑफ मेथड से या कॉम्प्लेक्स वे टाइप ऑफ रेमेडीज से हम क्योर कर सकते हैं। मैटी जी ने जो कोर्स बताया, कारण, कोज ऑफ डिजीज इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हमारी बॉडी में दो वाइटल फ्लूइड्स, फ्लूइड का मतलब तरल पदार्थ, द्रव्य रहते हैं। एक ब्लड है और एक लिम्फ है, जिसके थ्रू मैक्सिमम क्या, ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स ट्रांसपोर्टेड, ये दोनों वाइटल फ्लूइड ही सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन, मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी में होता है। और पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व रहता है। वेसल्स होती हैं और हार्ट है, वॉल्स हैं, ये सब कुछ कैपिलरीज जहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो मैटी जी ने या इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रिंसिपल में हम बोलते हैं विथिएशन या डिस्टरबेंस। विथिएशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड। लिम्फ और ब्लड में डिस्टरबेंस होना, इनकी जो स्टडी स्टेट है, होम्योस्टेसिस की जो कंडीशन है,
होम्योस्टैटिक इन्वायरमेंट का चेंज हो जाना, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, फंक्शनल प्रॉपर्टीज, पैथोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में डिस्टरबेंस होना ही कॉज है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डिजीज का। और वे ऑफ ट्रीटमेंट में या ट्रीटमेंट में या क्योर करने के प्रोसेस में हम यही ट्राई करते हैं कि लिम्फ और ब्लड को प्योर कर दिया जाए, प्यूरिफाई कर दिया जाए। डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस एवरी टाइम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रनिंग रहता है जब हम अपनी रेमेडीज को यूज करते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी काउंट सीजर मैटी जी के जाने से पहले ही लगभग पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो चुकी थी एज ए हर्बल वे ऑफ ट्रीटमेंट। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में ऐसे ऐसे प्रमाण या बहुत सारे सबूत हमें मिलते हैं जिसमें ये प्रूफ होता है कि बहुत सारे पेंडेमिक्स में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का यूज हुआ है। जैसे जापान में डायरियल स्टेटिक जो डिजीज हुई थी, उसमें अपनी मेडिसिन को यूज किया मैटी जी ने, उसका नाम भी जियापून रखा था, स्क्रोफोलोसो 10 को। इसके अलावा अपने कंट्री इटली में वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करते थे। और जो सोर्स है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वो भी हमें इंट्रोडक्शन में ही जान लेना जरूरी है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन? तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन आर कंप्लीटली मेड फ्रॉम जो वेजिटेबल किंगडम प्लांट्स हैं या हर्बल जो जो प्लांट्स हैं उनसे एक्सट्रैक्ट करके मेडिसिन को यूज किया जाता है। ना कि होम्योपैथी की तरह जिसमें वेजिटेबल किंगडम या मैं बोलूँ प्लांट किंगडम के अलावा एनिमल, मिनरल, टॉक्सिन्स, सिंथेटिक कंपाउंड्स का यूज भी किया जाता है। टॉक्सिन जैसे ट्यूबरकुलोसिस का टॉक्सिन से मेडिसिन बनती है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस का भी जो है एक रेमेडी नोसोड आ चुका है। तो जितने भी नोसोड हैं या सार्कोड्स हैं होम्योपैथी में, वो सब एक तरीके से टॉक्सिन से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स, केमिकल्स, जैसे आर्सेनिक एक तीक्ष्ण जहर है, उससे भी वहां पे डाइल्यूट करके होम्योपैथिक मेडिसिन है। लेकिन होम्योपैथी में ओनली प्लांट बेस्ड रेमेडीज हैं। तो अगर कोई होम्योपैथी या इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बेसिक डिफरेंस की बात करें तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस है। जितना मैंने बताया उतना भी आप कर सकते हैं कि डॉक्टर हैनीमैन ने होम्योपैथी को चलाया था और डॉक्टर काउंट सीडर मैटी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को चलाया था। लगभग 150 200 साल के बाद, लगभग 150 साल 200 साल का डिफरेंस है। ये 150 के आसपास रहा होगा, हो सकता है उससे भी कम है, एग्जैक्ट मेरे याद नहीं है। दूसरा, सोर्स ऑफ मेडिसिन का सबसे बड़ा डिफरेंस है। और मेडिसिन को प्रिपेयर करने का जो तरीका है वो भी अलग है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। द मेडिसिन इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी आर मेड फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट विच इज नोन एज स्पैजेरिक इसेंस। स्पैजेरिक बोलते हैं जिसको। और ये जो सोर्स है प्लांट्स का, इन प्लांट्स पे डिटेल्ड स्टडी करके मेटिजी ने कुछ प्लांट्स को एज ए होल यूज किया है, कंप्लीट प्लांट को यूज किया है, कुछ प्लांट के रूट, मतलब जो पार्ट ऑफ प्लांट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। रूट होता है, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, बार्क, रेजिन, जूस। जूस का मतलब तो होल प्लांट ही है। ये सभी प्लांट के पार्ट्स हैं जो यूज होते हैं।
अलग अलग प्लांट्स हैं। जैसे यूफ्रेसिया ऑफिशियलिस है, उसका रूट यूज होता है। स्क्रोफलोसो 12 में, S12 में उसको मैटिजी ने ऐड किया है। एस्कुलस हिपोकैस्टिनम एक प्लांट है, S10 में यूज है उसका। उसको नट्स को यूज करते हैं उसके। बर्बेरिस वल्गेरिस है, आप देखिए उसका रूट भी यूज होता है, बार्क भी यूज होता है, जूस भी यूज होता है। लेकिन मोस्टली बार्क और रूट को यूज करते हैं। स्क्रोफलोसोफाई में ऐड किया गया बर्बेरिस वल्गेरिस को। तो ये एक इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रो होम्योपैथी का। कैसे स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट हुई, हालांकि ये भी नहीं बताया मैंने। अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। एक स्विस फिजिशियन, स्विस साइंटिस्ट हुए, पैरासेल्सिस या थियोफ्रेस्टस जिसको हम बोलते हैं, जिनको जिनको जानते हैं। इनको फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है साइंस में पैरासेल्सिस या थियोफ्रेस्टस का। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी इन्होंने प्रोड्यूस किए, जो आज भी साइंस में एक मील के पत्थर की तरह काम करते हैं। यही पहले पर्सन थे जिन्होंने केमिस्ट्री को एक तरीके से मेडिकल फील्ड से कनेक्ट किया। खासकर मिनरल और केमिकल्स को इन्होंने, जो मेडिसिनल साइंस है उसके साथ अटैच करके बताया कि इनको भी हम यूज कर सकते हैं। इज फेमस फॉर यूजेज ऑफ केमिकल एंड मिनरल्स एज मेडिसिन। यानी कि मॉडर्न एरा में बहुत सारी चीजें इन्होंने दी है। जैसे जिंक भी आप देखेंगे 1526 1527 के आसपास इन्होंने दिया। और भी बहुत सारी चीजें दी इन्होंने। हाइड्रोजन की इनफ्लेमेबिलिटी के बारे में भी इनका एक्सपेरिमेंट है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो प्रिंसिपल बनी बाद में होम्योपैथी का, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी कुछ चीजें एक्सेप्ट करी डॉक्टर काउंट मैटी ने पैरासेल्सिस से। सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो पॉइजन होता है, जहर जिसको हम बोलते हैं, उसको यूज करके भी हम किसी पर्सन को ठीक कर सकते हैं माइन्यूट डोज में। यानी कि इन्होंने बताया कि कोई हार्मफुल केमिकल है, वो जिस तरीके से बिहेव करता है उस तरीके के बिहेवियर को हम उसी से ठीक कर सकते हैं। यानी कि लोहे को लोहा काट सकता है। और ये सिमिलिमा का प्रिंसिपल बना। डॉक्टर हैनीमैन ने इसी प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करके होम्योपैथी को इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड के सामने। उन्होंने एक, डॉक्टर हैनीमैन की बात बता रहा हूँ जिन्होंने होम्योपैथी बनाया। उन्होंने एक पर्टिकुलर प्लांट को या मेडिसिन को एक स्वस्थ, एक हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में एक तरीके से प्लांट किया, उनको दिया खाने के लिए। और उस पर्टिकुलर मेडिसिन से कुछ सिम्टम प्रोड्यूस हुए, उनको नोट डाउन कर लिया गया। और फिर वही सेम सिम्टम जब किसी दूसरी बॉडी में प्रोड्यूस हुए, तो वही मेडिसिन को माइन्यूट डाइल्यूट डोज में दिया गया, तो वो सिम्टम सबसाइड हो गए, या उसी पर्सन को माइन्यूट डाइल्यूट डोज में देने से वो डिसअपियर हो गए। यानी कि बहुत कम क्वांटिटी में उसी पर्टिकुलर चीज को दे के ठीक करने का काम किया।
जैसे क्रोटोलस एक मेडिसिन है होम्योपैथी में, वो सांप के जहर से बनती है। और पर्टिकुलर स्नेक के बाइट से अगर वो सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं तो उस मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। या एलियम सेपा एक मेडिसिन है होम्योपैथी में, जब उसको कट किया जाता है तो सिम्टम क्या प्रोड्यूस होते हैं, आंखों से पानी निकलता है। तो अगर कोराइजा में या फ्लू में ऐसे सिम्टम हो, आंखों से नाक से बहुत ज्यादा पानी निकले, खासकर आइज से जो सिक्रेशन रहे, एक्रिड सिक्रेशन रहे, तो एलियम सेपा को माइन्यूट डोज में 30 पोटेंसी में यूज करने से वो सिम्टम डिसअपियर हो जाते हैं। ये प्रिंसिपल है होम्योपैथी का। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रिंसिपल मैंने अभी आपको बताया, जो सामने स्क्रीन पे लिखा है, कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेसिस क्यूरेंचर। यानी कि अच्छा, होम्योपैथी में ये प्रिंसिपल है कि सिंगल पर्सन को सिम्टोमेटिकली एनालाइज करने के बाद में कोई सिंगल मेडिसिन से ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कॉम्प्लेक्स वे ऑफ ट्रीटमेंट है, जहाँ पे हम ऐसी मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं जो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स प्लांट से, यानी कि बहुत सारे प्लांट से मिलकर बनी है। और फिर जब हम फॉर्मूला बनाते हैं 3 to 4 5 मेडिसिन का, तो वो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो पैरासेल्सिस ने ही एक और प्रिंसिपल बनाया। उन्होंने पहले तो एक्सेप्ट किया कि जो ह्यूमन बॉडी है वो 4 एलिमेंट से मिलकर बनी है, वाटर, एयर, फायर एंड अर्थ। यानी कि जो इंडियन कल्चर में 5 एलिमेंट ऑफ बॉडी बताए जाते हैं, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, आकाश, जल, हवा, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इन पांचों में से 4 को उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक्चुअली 5 को इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर वो पकड़े जाते, क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने इंडियन लिटरेचर से चोरी किया था। ज्यादातर जो प्रिंसिपल है उनके जब आप मैच करते हैं तो वो वर्ल्ड के ज्यादातर लिटरेचर ही इंडियन लिटरेचर से इंस्पायर लगते हैं। खैर, इन्होंने मॉडर्न साइंस में इन 4 एलिमेंट को एक्सेप्ट किया। और फिर एक हाइपोथेसिस भी प्रोड्यूस की। हाइपोथेसिस इसलिए बोल रहा हूं कि अपने जीवित रहते वो उसको प्रूव नहीं कर पाया, उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। जिसमें इन्होंने एक ह्यूमन बॉडी में 3 एलिमेंट को डिजीज के लिए बताया, जिसमें सॉल्ट, सल्फर और मरकरी को इन्होंने यूज किया। यानी कि कारण डिजीज का इन्होंने 3 कंपोनेंट लिए। जब इसकी डिटेल स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है फायर मतलब सल्फर इज जस्ट लाइक पित्ता इन आयुर्वेदा, स्मोक या मरकरी इज जस्ट लाइक वाता या वात इन आयुर्वेदा, एंड सोल्ट या ऐश या कफ इन आयुर्वेदा। ये भी बताया कि जो सल्फर है वो ज्वलनशील है, फायर एलिमेंट है। और जो मरकरी है वो स्मोक, हवा एलिमेंट है। और जो सोल्ट है वो पृथ्वी, ऐस, राख, इस टाइप का एलिमेंट है। और ये सोल्ट, सल्फर और मरकरी ही बाद में एल्केमी का आधार बने, प्रिंसिपल बने। इसलिए इनको एल्केमिस्ट भी कहते हैं। वर्ल्ड के पहले एल्केमिस्ट यही है। एल्केमिस्ट्री, सोल्ट, सल्फर और मरकरी आज भी बहुत सारी फार्मेसी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी इसी प्रिंसिपल पे अपनी मेडिसिन को बनाते हैं। और वो ये दावा करते हैं कि डॉक्टर काउंट मैटी ने इस प्रिंसिपल को यूज करके फिर कुछ और चीजें ऐड हुई इसमें। और चीजें ये ऐड हुई कि जो प्लांट्स हैं उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, पावर होती है। हालांकि ये प्रिंसिपल ये है कि एक छोटी सी चुंबक एक बड़े
जो पार्टिकल है जो बड़ा कंपोनेंट है उसको अट्रैक्ट कर सकती है, छोटी सी मैग्नेट। ये एक्सपेरिमेंट किया पैरासेल्सिस ने। देखो ये प्रिंसिपल है जो मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसी को उन्होंने इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोला। स्टैटिक मतलब एक जगह रखी हुई पावर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी प्रिंसिपल को लेके आगे फिर और बहुत सारे रिसर्च हुए। उन रिसर्च में ये माना गया कि जो प्लांट है, जो पौधे हैं, उनमें भी एक पावर होती है, एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिसको ओड फोर्स बोला गया। तो इस ओड फोर्स के प्रिंसिपल को ही पैरासेल्सिस के साथ अटैच करके बताया जाता है कि पैरासेल्सिस का एक प्रिंसिपल, जिसको सिमिलीमा बोलते हैं, वो डॉक्टर हैनीमैन ने यूज करके होम्योपैथी को बनाया। और पैरासेल्सिस का दूसरा एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एल केमिस्ट्री, सोल्ट, सल्फर और मरकरी को डिजीज का कारण बताया, उसको यूज करके डॉक्टर काउंट मैटी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को प्रोड्यूस किया। हालांकि पैरासेल्सिस बहुत धार्मिक व्यक्ति भी थे, जो साइंस और रिलीजन को, या रिलीजियस बिलीव्स को, रिलीजियस बिलीव्स मतलब जो रिचुअल एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, उनको और साइंस को जोड़ के चलते थे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, क्योंकि आई आई बिलोंग टू ए हिंदू कम्युनिटी, तो हम लोग तुलसी में पानी डालते हैं बिकॉज उसका ये रिचुअल है, रिलीजियस रिचुअल है। और इसको साइंस के साथ अटैच करें तो इसलिए डाल रहे हैं कि वो एकदम इमिडिएटली सेपरेट कर देता है ऑक्सीजन को उससे, और जैसे ही पानी डालते हैं बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स उससे निकलते हैं जो आसपास वायरस और बैक्टीरिया को किल करते हैं या कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से वो चीजों को क्लब करके चलते थे। फिर इसी सीरीज में एक्चुअली वर्जीलियस एक साइंटिस्ट हुए। वर्जीलियस ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन्होंने ही बताया कि इनऑर्गेनिक, खासकर ऑर्गेनिक कंपोनेंट, जो पेड़ पौधों, जीव जंतु यानी भगवान की बनाई चीजों से हमें मिलते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं। हालांकि इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, वर्जीलियस ने एक थ्योरी प्रोड्यूस किया, इसी को ओड फोर्स थ्योरी कहा जाता है एक्चुअली। इन्होंने बताया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, यानी कि कार्बनिक सब्सटेंस को हिंदी में बताऊं तो, लेबोरेटरी में इन्वेंट या लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है। इसको केवल कोई ईश्वरीय शक्ति, कोई गॉड पावर ही क्रिएट कर सकती है। हालांकि कुछ दिन बाद इन्हीं के एक फॉलोवर ने इसको गलत भी साबित किया। फ्रेडरिक वोलर एक साइंटिस्ट हुए इनके बाद, इन्हीं के फॉलोवर थे। उन्होंने ही ओड फोर्स की थ्योरी को एक तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया था, क्योंकि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसको इन्होंने लैब में बना दिया था। तो ओड फोर्स को दो तरीके से लोग देख रहे हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक पावर होती है जिसको प्लांट के साथ जोड़ा गया। दूसरा कार्बनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते हैं, जिसको बाद में डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया, जिसे आज भी बहुत सारे लोग ओड फोर्स ही बोलते चले आ रहे हैं। और ऐसा साइंस में होता रहा है, ऐसा साइंस में होता रहा है, कुछ चीजें पहले बता दी गई और बाद में फिर वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई, या कोई नया एक्सपेरिमेंट हो गया जिसमें ऑलरेडी वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। अब जैसे
जो गैलेन है, डॉक्टर गैलेन, उन्होंने हार्ट को स्टडी किया और इम्पोर्टेंटली ये स्टडी किया कि एक्चुअली हार्ट कैसे पंप करता है ब्लड को। और एक प्रिंसिपल भी उन्होंने दिया। वो ये मानते थे कि जो राइट साइड ऑफ द हार्ट का पार्ट है, उससे जो ब्लड है वो एक तरीके से रिस्क है, ठीक है, यानी कि एक परमिएबल कोई मेम्ब्रेन है, उससे लेफ्ट साइड में पहुंचता है। जबकि ऐसा नहीं होता है, चेम्बर होते हैं, वेल्व होती है जिनके थ्रू एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में हट जाता है, जिसको बाद में गलत साबित कर दिया गया जैसे ही और डिटेल स्टडी हुआ। ठीक है, एक प्रिंसिपल ये हो गया अपना। ओड फोर्स। ओड फोर्स कितना सही है कितना नहीं है ये आप डिसाइड करेंगे बाद में, अभी जैसे जैसे थोड़ा टाइम लगेगा हमें 2-3 दिन तक पहुंचने में वहाँ, 2 दिन तो कम से कम, कि एक्चुअल में इलेक्ट्रो होम्योपैथी, एक्चुअल में हमें इनको क्या समझना चाहिए। इसके पीछे कई कारण है। एक तो काउंट मैटी ने जितने भी चीजें बताई या लिखी हैं वो कंप्लीटली पब्लिक में नहीं है। कुछ चीजें हिडन रही, कुछ चीजें लॉस्ट हो गई। तो पूरी चीज सामने नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको जब क्लब करते हैं चीजों को तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रो होम्योपैथी है क्या। तो फिलहाल हमने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बेस में एक कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंचर पढ़ा, जो सही लगता है हमें, बिल्कुल सही है। कॉजेज ऑफ डिजीज, विटिएशन ऑफ लिम्फ है, वो बिल्कुल सही है। ओड फोर्स की थ्योरी को पूरा सही नहीं माना जा सकता, और आज भी वो एक हाइपोथेसिस ही है, मतलब आज भी वो प्रूव नहीं हुई है। आज भी बहुत सारे लोग उस पर रिसर्च रिसर्च